हेलो बच्चों, तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो आप लोगों को प्रगति आइडियल अकेडमी के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग कार्य ऊर्जा का एक नया एपिसोड, सेकंड एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कार्य यानी कि वर्क के बारे में पढ़ा था, और ये नेक्स्ट में हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। और कार्य से रिलेटेड सभी टर्म को हमने जाना था, और नेक्स्ट जो है हम लोग ऊर्जा पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कार्य और ऊर्जा के रिलेशन का पता नहीं चलता है, और वो थोड़ा सा जो है अचंभित हो जाते हैं और कुछ गलती कर बैठे हैं। देखिए, कार्य और ऊर्जा, कार्य ही एक ऊर्जा के रूप में, यानी कि डैट मीन्स कि जो कार्य हम करते हैं वही जो है वो हमारे क्षमता को दिखाता है। वो क्या है? एक कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी है जो हम कितना कार्य कर सकते हैं, डैट मीन्स ये ऊर्जा होता है। तो देखिए, हम आगे इसके बारे में डिटेल से जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि पीछे भी मैं कार्य में बहुत सारे टर्म को डिफाइन किया हूँ और इसमें भी डिफाइन करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा होता क्या है, एनर्जी होता क्या है। तो सिंपली भाषा में हम लोग जानते हैं, यानी कि जो हम लोग कार्य करते हैं और उस कार्य की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। डैट मीन्स सिंपल भाषा में हम लोग लिख सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और कार्य 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 जैसे अदिश राशि था, यानी कि वर्क जो था अदिश राशि था, तो ये भी कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। वर्क भी ऊर्जा भी कौन सी राशि? यह अदिश राशि है। यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। यह अदिश राशि होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे हम इसके बारे में बात करें, इसकी मात्रक के बारे में, तो इसकी मात्रक जो है आप लोग को पता होगा, पीछे हम इन्हें वर्क पढ़ाए थे, और यह वर्क का ही क्या है? वर्क का ही क्या है? क्षमता। डैट मीन्स कि हम कितना कार्य कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है। ठीक है। तो इसको समझा कीजिए। देखिए, तो बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट्स की, मात्रक की, ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक आई होप हम जानते हैं पहले से भी। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ये जो होता है यह एमकेएस या एसआई सिस्टम में होता है, और एक होता है अर्ग जो कि सीजीएस में होता है। किस में होता है? सीजीएस में। और एक जूल बराबर जो होता है 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है। या न्यूटन मीटर भी होता है, क्योंकि न्यूटन जो होता है, न्यूटन का बताए थे सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। और ऐसे हम यूनिट एंड डायमेंशन में इसका कन्वर्जन भी बताते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जूल को अर्ग में 10⁷ वैल्यू कैसे आया, इसको भी निकाल के बताते हैं। ठीक है। तो चलिए, इसके देखिए, ऊर्जा को एक दो और यूनिट से जाना जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा का कितना वैल्यू होता है, इसको जानते। देखिए, ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापा जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है उतना होता है। यानी कि एक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापा जाता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो याद रखिएगा, ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापा जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और एक और चीज, जैसे विद्युत ऊर्जा, जो हमारे घर पे जो विद्युत ऊर्जा आती है, उसको kWh में मापते हैं। kWh मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, इस तरह से मापा जाता है। डैट मीन्स कि ऊर्जा को kWh यानी किलोवाट घंटा में भी मापा जाता है, ऊर्जा को कैलोरी में भी मापा जाता है। तो ये सभी हम कह सकते हैं इसका मात्रक भी है। ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? मात्रक मान सकते हैं। दूसरा, एक कैलोरी जो होता है, ठीक है, CAL, यह 4.26 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी में कितना जूल? 4.26 या नहीं, 4.26 नहीं, 1.8 ही, एक्चुअल 1.8 ही होता है, या 2 भी मान लेते हैं बहुत लोग। ठीक है। तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि उसी के अप्रॉक्स में है। ठीक है। तो 4.18 जूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट एक हमने बताया किलोवाट घंटा, kWh। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 × 10⁶ जूल। 1
kWh यानी किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, और इसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ये सभी जो है मात्रक की बात कर लिए। इसकी डायमेंशन क्या होती है, बीमा क्या होती है, तो जो कार्य की बीमा होती है डेट इज ये क्या है, उसकी कैपेसिटी है, तो ये हो जाएगा ml² T⁻²। ठीक है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ml² T⁻², जो कि हम पीछे बता चुके हैं, कार्य में निकाल के बताए थे। ठीक है, अब हम लोग इसके देखिए, ऊर्जा ऐसे बहुत सारे प्रकार की होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, मैग्नेटिज्म ऊर्जा, यानी कि अलग अलग तरह के बहुत सारे ऊर्जा होते हैं, लेकिन हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है वो यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। और यांत्रिक ऊर्जा जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जाओं के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी या स्टैटिकल एनर्जी भी बोलते हैं। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, स्टैटिक्स मीन्स स्थितिज ही होता है और स्टैटिकल मीन्स भी स्थितिज ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये इसको समझ नहीं पाते हैं और उसको जो है लेके और ज़्यादा मतलब समझ बोलते हैं जो हम ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, तो इसको इस सब को लेके जो है नेगेटिव चलिएगा। ठीक है, हम लोग अपना काम करेंगे। जैसे कि एक कहावत है, आप लोग जानते होंगे, जो गांव में देहात में कहावत कहा जाता है, हाथी और कुत्ता वाला, वही वाली बात होती है। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा जानना, ये कोई जानना नहीं होता है। ठीक है, फिजिक्स का पी भी समझना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, पी से ही सारा वर्ड निकल जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। तो नेक्स्ट जो जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और देखिए हम हर एक चीज़ को चाहे तो 2-3 तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको कोई भी फार्मूला हो फिजिक्स का या कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एबिलिटी है, मैं अपने आपको दिखाता नहीं हूँ, बट मैं मतलब बोल देता हूँ, बट मैं ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, किसी का बुराई या ये सब करना। ठीक है, आज तक मैं किसी का किया नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग गतिज ऊर्जा लिखेंगे। ये कमियाँ जो है दूसरे लोग ही खोजते हैं, जिनके पास कुछ होता नहीं है, जिनके पास खुद को पढ़ा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो कमियां ढूंढते रहते हैं। चलिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा के बारे में आप लोग जानते होंगे। गतिज का मतलब क्या होता है, गति, यानी कि किसी वस्तु का वह ऊर्जा जो उसके गति के कारण होती है। किसी वस्तु का वह ऊर्जा जो उसके किसके कारण होगी, गति के कारण। तो जब कोई वस्तु यदि गति करे तो उसमें कौन सी ऊर्जा खपत होगी, उसमें कौन सी ऊर्जा लगेगी, तो उसमें कौन सा कार्य, यानी कि कार्य जो होगा वही क्या हो जाएगा, ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो वह ऊर्जा जो होगी उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी लिखेंगे इसका डिफिनेशन, तो किसी वस्तु का वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो उसके गति के कारण होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसे E से प्रदर्शित किया जाता है, इसे एक E से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है E बराबर वो होता है 1/2 mv²। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और वेग क्या हो, v हो, तो उसका क्या हो जाता है 1/2 mv²। जैसे इस फार्मूला को हम अगर ड्राइव करें तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे कोई m मास का वस्तु है, ठीक है, अब इस पे हम लगाएं बल, तो इसका वेग था उस समय u0, ये गया s दूरी जाने के बाद यहाँ पे आ गया, यानी कि जब इसको बल लगाएं तो s दूरी ट्रेवल किया, विस्थापित हो गया। अब इसका वेग हो गया v। तो अब इसका निकालना है हमको, इसका फॉर्मूला
यानी कि काइनेटिक एनर्जी कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम लोग कार्य पढ़े हैं और कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो सबसे पहले हमको बल पता चलना चाहिए और विस्थापन पता चलना चाहिए। तो बल और विस्थापन जानते हैं क्योंकि हम लोग वर्क यानी कार्य बराबर पढ़े हैं बल डॉट यानी कि बल इंटू विस्थापन। अब देखिए बल का जो वैल्यू होगा, चूंकि F बराबर, वो तो हम लोग जानते हैं ma, कोई भी वस्तु पे जब लगता है बल तो F है, F बराबर ma, ठीक है, ये हो गया ma। और उसके बाद S निकालना है, तो S निकालने के लिए हम लगाएंगे गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि इसमें s विस्थापन आता है तो v का वैल्यू v ही रहेगा, u क्या हो जाएगा 0 अब प्लस 2as। तो बताइए s का वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा v स्क्वायर बट्टा में 2a बराबर क्या हो गया s। यानी अब हमको पता चल गया s का वैल्यू और f का वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क। तो वर्क बराबर होता है F डॉट S, तो ये हो जाएगा ma इंटू वी स्क्वायर बाई 2a, ये से ये कट गया तो बच जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। W यानी वर्क, किया गया कार्य। देखिए यही चीज़ को कोई नहीं समझते हैं, किया गया कार्य ही अभी है, इसको हम क्या करते हैं, ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो किया गया कार्य ही क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा और वह ऊर्जा जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही कार्य क्या हो जाएगा, ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, यही कार्य ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगी, ठीक है। और यह ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह भी कौन सी राशि है, तो डैश देके आप लोग इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि, अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि। और इसका डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन वही होगा जो कि कार्य का था, ठीक है। तो कार्य का क्या था, ml स्क्वायर टी के पावर -2। यहाँ से भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि वेग का और द्रव्यमान का हम लोग वैल्यू रख के और उसके डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज़ हम लोग नोट करके एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे, जैसे ऊर्जा जो होता है और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, या कोई भी ऊर्जा हो तो उसका जूल ही होगा और अर्घ ही होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग पढ़े हैं फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर। m का वैल्यू द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का जो मान होता है वह पॉजिटिव होता है और वेग का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर है इसलिए वेग का मान जो होगा, वेग का मान वह भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए आप लोग याद रखेंगे, अतः हम कह सकते हैं, अतः गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। देखिए एक दूसरे रूप से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, परिवर्ती रूप से, ठीक है, यानी परिवर्ती बल के लिए गतिज ऊर्जा, देखिए दूसरे रूप से भी इसको डिफाइन करते हैं फॉर्मूला को, परिवर्ती बल के लिए गतिज ऊर्जा। यहाँ पे दे देंगे हेडिंग, परिवर्ती बल के लिए गतिज ऊर्जा, ठीक है, परिवर्ती बल के लिए गतिज ऊर्जा। तो इसमें भी हमको क्या करना है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला डिफाइन करना है और इसमें भी हमको क्या चाहिए, F और S चाहिए। और F और S चाहने के लिए हमको क्या निकाल लेंगे अच्छे से। जैसे देखिए W, जैसे कि वहाँ पे हम देखे थे, तो W बराबर जो होगा, यानी कि अगर डिफ्रेंसिएशन में बोले तो dW बराबर ये हो जाएगा F इंटू DS, ठीक है। अब देखिए F बराबर तो हम लोग जानते हैं, चूंकि F बराबर होता है ma होता है। अब देखिए एक चीज़ और हम लोग पढ़े हैं, जो वेग बराबर जो होता है, यानी कि त्वरण बराबर जो होता है वह होता है वेग बट्टा समय, वेग बट्टा समय, त्वरण बराबर वेग बट्टा समय। चूंकि a बराबर dv/dt, वेग में परिवर्तन और बट्टा में समय, तो यहाँ से देखिए dw इक्वल टू F बराबर F इंटू ds है, तो F के जगह हम क्या रख सकते हैं, तो F के जगह रख सकते हैं ma और इंटू ds। अब बताइए ये तो हो जाएगा W और W बराबर
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसका क्या कर ले, ए का वैल्यू अगर हम वहाँ पे रखेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, या डी डब्ल्यू, या भी रहने दीजिए इसको डी डब्ल्यू। अब बताइए ए का वैल्यू जो होगा m इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा डी वी बाई डी टी इंटू डी एस, होगा नहीं होगा, होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज हम यहाँ पे देखिए डी एस बाई डी टी यानी कि विस्थापन वट्टा समय जो होता है, विस्थापन वट्टा समय, यह क्या होता है, वेग होता है ना। तो अब यहाँ से देखिए यानी कि डी डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू ये डी एस बाई डी टी भी हो जाएगा और इंटू डी वी। अब इसका कर लेंगे इंटीग्रेशन 0 से W तक, ठीक है, और ये हो जाएगी 0 से V तक, ठीक है, इंटू एम इंटू वी इंटू डी वी। द्रव्यमान कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो इसका वैल्यू ये तो W आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन x पावर रखेंगे 0 W माइनस 0 W, ठीक है। अब यहाँ पे जो आएगा यह आ जाएगा m कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी 0 से v तक। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन n प्लस 1 बाई 2, तो क्या आ जाएगा w बराबर 1 बाई 2 mv स्क्वायर। समझ में आ गया, यही क्या हो जाएगा, यही कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन होगा, यानी कि ई के जो आ जाएगा 1 बाई 2 mv स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये परिवर्ती बल के लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ये तो हो गया कार्य जो है गतिज ऊर्जा कहलाते हैं, यही कार्य क्या कहलाते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्टैटिक्स एनर्जी, स्टैटिकल एनर्जी। स्टैटिकल एनर्जी, गतिज ऊर्जा। बताइए क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिकल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा जैसे कि वह गति था, यहाँ पे क्या होगा, स्थिति होगा, यानी किसी निकाय का वह ऊर्जा जो उसके विराम के कारण लगता हो, जो उसके स्थिति के कारण लगता हो, ठीक है, जो उसके स्थिति या रूपांतरण के कारण लगता हो, उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी निकाय का वह ऊर्जा जो उसके कणों की स्थिति अथवा रूपांतरण के कारण लगता हो, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और यह भी कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। इसे ईपी से प्रदर्शित किया जाता है, इसका भी मात्रक जूल और अर्ग होता है, mLT के पावर -2 होता है। और ऊर्जा का यानी स्थितिज ऊर्जा का अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ये सभी को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो यह रुके हुए यानी कि स्थिति, किसी भी वस्तु के स्थिति या रूपांतरण के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यह भी एक अदिश राशि है, यह भी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। और इसे ईपी से प्रदर्शित करते हैं, किसी से प्रदर्शित करते हैं, ईपी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, ईपी से। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका भी मात्रक, इसका मात्रक जूल और अर्ग, जूल और अर्ग होता है, ठीक है, ERG अर्ग। और नेक्स्ट इसका डायमेंशन क्या होता है, तो इसकी बीमा, इसकी जो बीमा होती है वही होता है ml स्क्वायर t के पावर -2 होता है, ठीक है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा के प्रकार के बारे में जानते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा का प्रकार लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा में कौन कौन प्रकार होते हैं इसके बारे में देखेंगे। स्थितिज ऊर्जा पहला लिखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। सेकंड प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा, और थर्ड विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। 2-3 ऊर्जा और हम लिख सकते हैं, लेकिन
हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वह दो, यानी कि प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थिति, बाकी बात जो हम लोग को पढ़ेंगे वह 12th में पढ़ेंगे। विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है 12th में पढ़ना है, ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। विद्युत स्थितिज ऊर्जा डिफाइन करेंगे जो 12th में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक में, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्टैटिकल भी बोलते हैं या पोटेंशियल भी बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा इसको बोलते हैं, प्रत्यास्था को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब बताइए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो गुरुत्व के अधीन नहीं, गुरुत्व के अधीन जो यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर ले जाया जाता है तो उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर ले जाया जाए तो कौन सी ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो खपत होती है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और जो भी निकाय में जो भी ऊर्जा लगती है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लगती है, ठीक है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लिख के डैश देंगे, ग्रेविटेशनल स्टैटिकल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो जब किसी वस्तु, यदि कोई वस्तु को पृथ्वी के ऊपर ले जाया जाता है या ऊपर से लाया जाता है तो उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, जब ऊपर से कोई वस्तु आ रहा है, नहीं ऊपर से क्या हो रहा है, कोई वस्तु आ रहा है, जैसे ये नीचे से नहीं ऊपर से, ठीक है। जैसे m मास का कोई वस्तु है नीचे आ रहा है, ठीक है। अब बताइए इसका u का मान 0 होगा, v का मान अलग होगा, ठीक है, v मान लेते हैं। अब देखिए इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो देखिए ये वस्तु ऊपर है, ठीक है, और यहाँ जो है तल है। अब बताइए जैसे हम लोग जो फार्मूला जानते हैं उसके अनुसार जो है mgh फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। यह भी एक क्या है, कार्य है, कार्य को ही डिफाइन करेंगे। तो देखिए कार्य बराबर जो हम लोग फार्मूला जानते हैं वो क्या होता है, fs cos थीटा, और cos 180 यहाँ पे लग जाएगी। देखिए कार्य बराबर जो होता है वह fs cos थीटा, कार्य का 180 जिस दिशा में उस दिशा में यानी नीचे की ओर, यानी कि fs cos 180 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा f इंटू एस fs, और ये हो जाएगा -1, तो यानी -fs हो जाएगा, समझ में आया। तो ये क्या आ गया, इसका कार्य आ गया, लेकिन किस में आया, नेगेटिव में आया। अब देखिए यही जो है यह किस में चेंज होगा, यानी लगाया गया बल कितना होगा, तो लगाया गया बल जो होगा इस पे, यह कौन लगा रहा है, पृथ्वी ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा mg, ठीक है। और दूरी क्या है, तो ये तो हाइट हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइट, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे h, लेकिन किस में, माइनस में, तो W बराबर क्या हो गया -mgh, लेकिन यह कार्य है, ठीक है। और इसको जब हम ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह क्या हो जाएगा mgh, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर mgh, ठीक है। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और EP बराबर क्या हो जाएगा mgh। तो थोड़ा इसको समझा कीजिए भाइयों, ठीक है। कार्य है, यदि हम किसी वस्तु का कार्य निकालते हैं, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है, तो उसको आपको समझना होगा स्थितिज ऊर्जा और कार्य ये कैसे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको कंफ्यूजन को दूर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो है mgh जो होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी इसको हम लोग U से भी डिफाइन करते हैं। यदि वस्तु पृथ्वी तल पे हो, नोट करके लिखेंगे, यदि वस्तु पृथ्वी तल पे हो, यदि वस्तु पृथ्वी तल पे हो, तल पर हो, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो वैल्यू होगा पृथ्वी तल पे, h का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। यदि वस्तु पृथ्वी तल पे हो तो स्थितिज ऊर्जा 0, पृथ्वी तल पे हो तो स्थितिज ऊर्जा 0, समझे।
पृथ्वी तल पे किसी भी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, 0 होता है। तो ये समझ गए। बाकी बात सभी चीज़ तो उसी वाला होगा जो कि स्थितिज ऊर्जा पढ़े हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का इसका डायमेंशन, विमा सभी वही होगा, ठीक है। तो ये लिख लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं दूसरा प्रकार जो था प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो स्थिति प्रत्यास्था का मतलब समझते हैं। प्रत्यास्था जैसे प्रत्यास्था यानी वैसा गुण होता है किसी वस्तु में जिसको हम खींचे तो फिर वह अपनी ही अवस्था में आ जाए। जैसे बॉल को हम अगर दाबते हैं तो फिर वो अपनी ही अवस्था में आता है। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो फिर वो अपनी ही अवस्था में चला जाता है। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है, ठीक है। तो प्रत्यास्था क्या होता है, तो प्रत्यास्था यदि किसी वस्तु पे जब हम बल लगाते हैं यानी वैसा वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाने पर, प्रत्यास्था लिख के डैश देंगे और उसका डिफिनेशन लिख लेंगे, क्या कहते हैं इसको, इलास्टिक, ठीक है। वैसा वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाने पर उसका शेप साइज में परिवर्तन नहीं होता हो, फिर वह अपने ही अवस्था में आ जाता हो, तो उसे प्रत्यास्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। और इसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रत्यास्था जैसे एक स्प्रिंग है, जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम थोड़ा खींच दिए, ये x दूरी खिंचाया, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, कंप्रेस्ड कर दिए, मान लेते हैं यहाँ से x दूरी क्या हो गया, यह कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है। तो अब इसका जो देखिए हुक ने एक नियम दिया था, हुक के नियम के अनुसार हुक ने बोला था इसमें जो प्रसार होता है वह प्रसार बल के समानुपाती होता है, यानी -x जो होता है, यानी प्रसार माइनस में लेंगे, ठीक है। -x जो होता है f के क्या होता है, समानुपाती होती है, ठीक है, f के समानुपाती। यहाँ पे एक k कांस्टेंट आता है, इससे पहले भी हम बात किए हैं, ठीक है, इससे पहले भी हम बताए हैं कार्य में, सेम वही चीज़ को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए तो ये जो हो जाएगा k × x हो जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं नियतांक कांस्टेंट, ठीक है, या स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसका मात्रक अगर किधर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, तो याद रखिएगा। और इसको कहते हैं पर्श्यांता बल, ठीक है, इसको याद रखिए। और इसको कहते हैं प्रसार, ठीक है। और इसको स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक कहा जाता है, स्प्रिंग नियतांक, ठीक है, या बल नियतांक भी कहा जाता है। तो स्प्रिंग नियतांक के हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हमको डिफाइन करना है क्या, कार्य को ना, कार्य ही निकालना है ना, तो कार्य ही निकालेंगे। तो कार्य बराबर जो होता है F × ds होता है, और उसका हम कर लेंगे इंटीग्रेशन कहाँ तक, तो x तक, या x तक करेंगे d × dx। जैसे देखिए ये हो गया, f का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कार्य W बराबर जो होता है वो होता है W बराबर F × dx कह सकते हैं, ठीक है। इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन F × dx 0 से x तक, ठीक है। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन यानी कि dw जो होगा वह हो जाएगा f का वैल्यू क्या है, तो f का वैल्यू है kx, क्या है, f का वैल्यू kx है ना, और इंटू क्या हो जाएगा dx, और इसका इंटीग्रेशन 0 से x तक। अब बताइए ये तो w आ जाएगा, ठीक है, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2, 0 से x तक है, तो 0 से x देंगे तो x तक ही होगा, x² ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 kx²। और यही कार्य क्या कहलाएगा, ऊर्जा कहलाएगा। यही कार्य प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा कहलाता है,
यही कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होगा वो हो जाएगा 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये तीसरा हम बताया, जो तीसरा जो इसका प्रकार है वो हम लोगों को कहाँ पढ़ना है, तो वो पढ़ना है हम लोगों को 12th में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट जब पार्ट आएगी तो क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो ऊर्जा जो कुल ऊर्जा होता है वह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसके योग के बराबर होता है, या यह जो है कुल ऊर्जा जो होता है कह सकते हैं जो नियत होता है। ठीक है, कुल ऊर्जा का वैल्यू जो होता है वह क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, कुल ऊर्जा का वैल्यू क्या होता है, नियतांक। ठीक है, यानी जो अगर पोटेंशियल बढ़ता है तो काइनेटिक घटेगा, काइनेटिक बढ़ता है तो पोटेंशियल घटेगा, यानी दोनों जो है एक दूसरे को समान करके रखता है, वैल्यू को नियत करके रखता है। इसलिए कहा जाता है ऊर्जा जो है संरक्षित है, कंजर्व है, क्योंकि एक घटता है, यानी कि अगर पोटेंशियल घटाएंगे तो काइनेटिक बढ़ेगी, काइनेटिक घटेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगी, लेकिन वैल्यू कितना आएगा, उतना ही आएगा। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे आगे आपको हम समझाएंगे, जो कैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ता घटता है और दोनों का मान कैसे समान होता है। तो हमेशा एनर्जी जो है कंजर्वेटिव होता है, यानी कि संरक्षित होता है, इसको न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत में लिखेंगे, इसका कुल ऊर्जा क्या होता है, नियतांक होता है। ऐसे हम लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विश्व में ऊर्जा का कुल परिमाण नियत रहता है। विश्व में ऊर्जा का कुल परिमाण क्या रहता है, नियत रहता है। विश्व में ऊर्जा का कुल परिमाण नियत रहता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट हो सकती है, इसे ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। और ये ईपी के क्या होता है, एक नियत होता है, नियतांक होता है। ठीक है, तो आइए आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एक जानते हैं संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, गतिज ऊर्जा में संबंध। देखिए, पहले हम संवेग बता चुके हैं, ऊर्जा अभी पढ़े हैं। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम्स एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसके बीच संबंध क्या होगा, संवेग और गतिज ऊर्जा। हम लोग संवेग बराबर जानते हैं द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो इस दोनों को हम जैसे अगर डिफाइन करें तो मान लेते हैं जो किसी पिंड का m द्रव्यमान है और किसी क्षण t पर जो है वह v वेग पर है। ठीक है, माना कि m द्रव्यमान के कोई पिंड t समय में v वेग पर है। ठीक है, तो इसके द्वारा तो गतिज ऊर्जा जो होगा, तो गतिज ऊर्जा यह होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। पिंड द्वारा जो गतिज ऊर्जा होगा वह क्या हो गया, यानी पिंड का गतिज ऊर्जा जो होगा क्या होगा, पिंड का गतिज ऊर्जा 1/2 mv², इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और पिंड का संवेग जो होगा, ठीक है, पिंड का संवेग जो होगा वह क्या होगा, तो वो होता है m × v, समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ समीकरण 2 से अगर हम देखें तो P बराबर है mv, v के बराबर क्या लिख सकते हैं, P/m लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से समीकरण 1 में इसको मान लीजिए समीकरण 3, समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो 3 का यहाँ v के जगह क्या रख देंगे, v के जगह क्या रख देंगे, v के जगह रख देंगे P/m, तो ये हो जाएगा
k बराबर 1/2m और v के जगह रखेंगे p का स्क्वायर और बट्टा में m का स्क्वायर, एक से एक कट जाएगा तो k बराबर आ जाएगा p स्क्वायर बट्टा में 2m, p स्क्वायर बट्टा में 2m। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया, p स्क्वायर बट्टा में 2m। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, इसे नोट करेंगे। और उसके बाद कार्य ऊर्जा परमेय, देखिए कार्य ऊर्जा परमेय हम पहले भी बताए थे, वो बताए थे परिवर्ती के रूप में एक दूसरे तरीका से सोल्व किए थे। अब भाई हम सोल्व करते हैं कार्य ऊर्जा परमेय को एक दूसरे तरीका से, ठीक है, कार्य ऊर्जा परमेय को। तो देखिए कार्य ऊर्जा परमेय को बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए जो है इसको एक दो हम क्वेश्चन करवाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। और कार्य ऊर्जा परमेय ऐसे हम बताए हैं, लेकिन बता ही देते हैं थोड़ा सा, क्या है 5 मिनट और बढ़ जाएगी वीडियो, ठीक है। तो देखिए कार्य ऊर्जा परमेय जो हम लोग पीछे पढ़े थे, इसके अनुसार क्या होता था, तो बल द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा कार्य ऊर्जा परमेय, कार्य ऊर्जा परमेय, ठीक है, याद रखिएगा। कार्य ऊर्जा परमेय क्या है, तो किसी भी पिंड द्वारा किया गया लगाया गया बल जो होता है, किसी पिंड द्वारा लगाया गया बल जो होता है, पिंड द्वारा किया गया कार्य, उस बल द्वारा किसी पिंड पे किया गया कार्य वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। मान लिया कि किसी कण x दिशा में, मान लिया कि किसी कण x दिशा में F बल आरोपित होता हो, तो x अक्ष की ओर विस्थापित हुआ, तो उसका देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है उसके फॉर्मूला, यानी कि W बराबर, यानी कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे हम मानते हैं कोई m मास का वस्तु है, ठीक है, और इसे जब हम बल लगाएं F, ठीक है, तो यह विस्थापित होके आ गया यहाँ पे s दूरी, और u का मान 0, v का मान v है, ठीक है, यानी फाइनल वेग v और इनिशियल वेग, जब शुरुआती वेग जो होता है वह 0 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जैसे अब देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं गति का नियम, गति के नियम से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और वह गति का नियम जो होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। इसे 3-4 फार्मूला होते हैं, हम इसके डिफाइन करेंगे u स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम इसको इधर ले आए तो u स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a के जगह जो हम देंगे वह बल वाला वैल्यू देंगे। और बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है m इंटू a, और a बराबर क्या हो जाएगा F/m हो जाएगा। तो F/m लगाएंगे और फिर हम लोग यहाँ से जो है F इंटू s और डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए a बराबर क्या है, यानी कि F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा F/m आ जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर F/m इंटू s हो जाएगा। fs को इधर छोड़ दीजिए, बाकी बात इधर ले आइए, नहीं f इंटू s हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इंटू f इंटू s, ठीक है। तो ये ना आएगा ना, f इंटू s आ जाएगा 1/2 mb। जब उसको हम गुना करेंगे f इंटू s, 2 तो यहाँ है ना, ये तो नीचे आ जाएगा ना, वही तो बोल रहे थे, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। तो f इंटू s जो हो गया यहाँ देखिए, ये हम लिख सकते हैं 1/2 mv का स्क्वायर माइनस 1/2 mu का स्क्वायर बराबर fs क्या है, वर्क है, कार्य है। तो किया गया कार्य, किसी वस्तु द्वारा बल लगाया जाता है और बल के कारण किया गया कार्य क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। तो निकल गया नहीं निकल गया, हमने क्या बोला, 2-3 तरीका से कर सकते हैं। पहले हम एक और दूसरा विधि से बताए थे, अभी कोई दूसरा विधि से बता दिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट जो करेंगे वह क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में इसका करवा देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ लॉन्ग वीडियो हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब यहीं पे छोड़ते हैं, धन्यवाद।